एंटी डायरियाज हो गए हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट हैं लेग्जेटिव्स। ठीक है, लेग्जेटिव्स जो कि आपके पास क्या कराते हैं, कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। अब कॉन्स्टिपेशन में क्या हो रहा है कि ऑपोजिट होगा डायरिया के। एक तो इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है फ्रॉम द स्टूल्स, और दूसरा मैंने बताया था कि जीआई की, हाँ, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है। जीआई की मोटिलिटी फॉर सम रीजन जो है ना वो कम हुई हुई है, तो हाँ कॉन्स्टिपेशन हो रही है। ठीक है, वैसे और भी बहुत सारी कॉजेज होती हैं, ड्रग इंड्यूस भी होती है वॉमिटिंग, लेकिन बहरहाल जो हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रिलेटेड पढ़नी है वो इसी तरह से। ठीक है, तो आपके पास जो कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट में ड्रग्स यूज होती हैं उनको लेग्जेटिव्स कहते हैं। ये जीआई मोटिलिटी को इंक्रीज कराएंगी और सॉफ्टन द स्टूल, स्टूल सॉफ्ट कराएंगी, और जो है ना फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट्स को ज़्यादा कराएंगी, और एज अ रिजल्ट जो है वो सॉफ्ट इजी स्टूल पास होगा। लेग्जेटिव्स इंक्रीज द पोटेंशियल फॉर लॉस ऑफ फार्माकोलॉजिक इफेक्ट ऑफ poorly absorbed, delayed acting and extended release oral preparations by accelerating their transit through the intestines. अच्छा, ये ये बात मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, पहले आप लोग लेग्जेटिव्स तो पढ़ लें फिर वो बात समझ आएगी। अच्छा, अ, आपके पास ये एक टेबल है जिसमें सारे लेग्जेटिव्स कवर हो जाते हैं, और मैं साथ साथ इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और रिलेटेड जो कुछ एडवर्स इफेक्ट है वो बताती जाती हूँ। सबसे पहले है बल्क फॉर्मिंग लेग्जेटिव्स। उसकी एग्जांपल है आपके पास साइलियम, मिथाइल सेलुलोज और पॉलीकार्बोफिल। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये स्टूल का बल्क इंक्रीज कराते हैं। ठीक है, जिस तरह से हम कहते हैं ना कि फाइबर डाइट ज़्यादा करें अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है। ठीक है, नॉन फार्माकोलॉजिक जो कहते हैं कि इसबगोल खाएं, फाइबर वाली डाइट लें, रफेज लें, दही में इसबगोल, और ज़्यादा वो वाले फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, फाइबर जिनमें होता है। तो उसका भी बेसिक मैकेनिज्म यही होता है कि वो बल्क ऑफ द स्टूल इंक्रीज करते हैं। ठीक है, जब बल्क ऑफ द स्टूल इंक्रीज होता है तो दे आर मोर इजी टू पास। सही हो गया। और इस तरह से होता है कि ये जो साइलियम है, मिथाइल सेलुलोज है, या जैसे मैंने उसकी बात की फाइबर की, जो स्पोल वगैरह है, तो वो इनसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं। और ये क्या करती हैं, ये जब आपके पास इंटेस्टाइन्स में जाएंगे तो ये वाटर को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, वाटर को अट्रैक्ट करेंगे, वाटर जो है ना इंटेस्टाइन में रहेगा, और क्योंकि आपके पास ये इस तरह से इनका लाइक ये फिर जो है ना जीआई की जो मोटिलिटी है उसको इंक्रीज कराएंगे, इनकी जो प्रेजेंस है और इनका जो वाटर रिटेंशन वाला इफेक्ट है उसकी वजह से जीआई की पेरिस्टाल्टिस इंप्रूव होगी, और एज अ रिजल्ट जो है वो सॉफ्टवेयर इजी स्टूल पास होगा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है स्टूल सॉफ्टनिंग लेग्जेटिव। इसमें एग्जांपल आती है डॉक्यूसेट, ग्लाइसिन और मिनरल ऑयल की। ये क्या करते हैं कि ये आपके पास एज द नेम इंडिकेट्स ये स्टूल को सॉफ्ट करेंगे और पैसेज ऑफ द स्टूल को जो है ना वो इजी बनाएंगे। और ये आपके पास इतने कॉमनली यूज तो नहीं है, लेकिन और ज़्यादा ये प्रोफाइलेक्टिकली यूज होते हैं, ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा ये लोग ये हेल्प नहीं करते। और ट्रीटमेंट के लिए बल्क फॉर्मिंग ज़्यादा इफेक्टिव है, या ऑस्मोटिक वगैरह, क्लोराइड एंड एक्टिवेटर भी। अच्छा, ऑस्मोटिक लेक्सेटिव्स क्या करते हैं कि जैसे इनके नाम से पता लग रहा है कि ये जाएंगे जीआई में, और ये क्या करेंगे, ये नॉन एब्जॉर्बेबल सॉल्ट्स होते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड जैसे कि सोडियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम सिट्रेट, सॉर्बिटोल, लैक्टुलोज। लैक्टुलोज बहुत कॉमनली यूज होता है आपके वॉमिटिंग के ट्रीटमेंट वार्ड्स में, देखा होगा आपने। लेक्टुलोज के नाम से ही होता है, या डोफालेक जो सिरप होता है वो, पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल। अच्छा जी, ये क्या करते हैं कि जब ये वहाँ पे इंटेस्टाइन में जाते हैं तो ऑस्मोसिस से वाटर की मूवमेंट इनटू द इंटेस्टाइन कराते हैं। तो जब वाटर इंटेस्टाइन में आता है, इंटेस्टाइन डिस्टेंड करती है। जब इंटेस्टाइन डिस्टेंड करती है तो उसकी पेरिस्टाल्सिस स्टिमुलेट होती है, और वहाँ पे इंक्रीज पेरिस्टाल्सिस होती है, और पैसेज ऑफ द स्टूल जो है वो इजी होता है। ठीक है जनाब, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ऑस्मोटिक लेग्जेटिव्स का। बाकी सबका ये है। लेक्टुलोज का एडिशनल इफेक्ट, एक तो ये इफेक्ट होता है, उसके अलावा लेक्टुलोज का ये एडिशनल इफेक्ट होता है कि ये आपके पास इंटेस्टाइन में जाकर ये जो है ना वो आपके पास जीआई एंजाइम से वो नहीं होता, हाइड्रोलाइज नहीं होता, और ये जब वहाँ पे कोलन के लेवल पे जाता है तो लैक्टुलोज डिग्रेड होता है इनटू लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में।
क्या मैंने कहा, लैक्टुलोज एज इट इज इंटेस्टाइन में चला जाता है। एक तो वहाँ का स्टूल को वहाँ पे वाटर रिटेंशन करेंगे इंटेस्टाइन डिस्टेंस, जो कि पेरिस्टाल्टिस ज्यादा होगी। सेकेंडली ये कराता है कि ये कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, फॉर्मिक एसिड में और एसिटिक एसिड में। तो जब ये एसिड्स वहाँ पे बनते हैं तो अगेन वही फिनोमेना रिपीट होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है इंटेस्टाइन का, वाटर रिटेंशन होती है, और आपके पास जो है ना वो इंटेस्टाइन डिस्टेंड करती है, सॉफ्ट स्टूल होता है, और इंटेस्टाइन की पेरिस्टाल्टिस इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, तो ये है मैकेनिज्म, एडिशनल मैकेनिज्म है आपके पास लैक्टुलोज का स्पेसिफिकली इन कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, इसके इलेक्ट्रोलोज का एक और यूज है, हम हेपेटिक इनकेफलोपैथी जो होती है ना, यानी कि हेपेटाइटिस के जो लास्ट स्टेज कह लें, वो होती है हेपेटिक इनकेफलोपैथी। हेपेटिक इनकेफलोपैथी के पेशेंट्स में भी हम लैक्टुलोज देते हैं क्योंकि उनमें अमोनिया लेवल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो लैक्टुलोज अमोनिया लेवल्स को भी कम करने में मदद देता है। अब पॉइंट्स बना के आप लोग लिखें कि 3 काम कराता है लैक्टुलोज। एक तो वैसे ही ऑस्मोटिक लेक्सेटिव है, जाएगा इंटेस्टाइनल में, वाटर रिटेंशन कराएगा, और फिर जो है ना स्टूल सॉफ्टनिंग होगी, पेरिस्टाल से ज़्यादा होगी। दूसरा, लैक्टिक एसिड फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो अगेन फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगी, इंटेस्टाइन डिसेंड होगी, सॉफ्ट स्टूल फॉर्म होगा। और तीसरा काम है हेपेटिक इनकेफलोपैथी में देते हैं क्योंकि अमोनिया लेवल्स को कम करता है। ठीक है जी, नेक्स्ट आते हैं स्टिमुलेंट्स या इरिटेंट्स, जिसमें आते हैं एलो, सेना का, कैस्केरा, कैस्टर ऑयल या बीसाकोर्डिक। तो इनका मैकेनिज्म एक्शन बहुत सिंपल है कि ये स्टिमुलेंट्स होते हैं या इरिटेंट्स होते हैं। जब ये इंटेस्टाइन्स में जाते हैं तो आपका जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वो इरिटेट होता है। जब वो इरिटेट होता है तो उसकी मोटिलिटी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और फिर स्टूल पास हो जाता है। इतना आसान सा इसका मैकेनिज्म एक्शन है कि इसने डायरेक्टली जाके तो जीआई को और उसके मसल जो है स्मूथ मसल उसको इरिटेट किया, उनको स्टिमुलेट किया, और जो है ना वो इंटेस्टाइन्स की मोटिलिटी ज़्यादा हो गई। फिर है क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर, जिसमें एग्जांपल आती है आपके पास लूबी प्रोस्टोन और लीना क्लोराइड की। ये क्या करती हैं कि ये क्लोराइड चैनल्स को एज एन एमिटिक एसिड को एक्टिवेट कराएंगी, और आपके जो इंटेस्टाइनल ल्यूमन है उसमें क्लोराइड रिलीज होगा, और उसको फॉलो करते करते वाटर भी रिलीज होगा, और एज अ रिजल्ट जो है ना वो आपके पास सॉफ्ट स्टूल फॉर्मेशन होगी और इजी स्टूल फॉर्मेशन होगी। ठीक है, और ये क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन ट्रीटमेंट में यूज होता है, या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम विद कॉन्स्टिपेशन अगर हो तो उसमें हम क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर देते हैं। और लास्टली है ओपियोइड रिसेप्टर एंटेगनिस्ट। तो ओपियोइड रिसेप्टर आपके पास जीआई ट्रैक्ट में होते हैं, जो कि वहाँ की मोटिलिटी को इनहिबिट कराते हैं। तो जब हम उसका एंटेगनिस्ट देंगे ओपियोइड का तो मोटिलिटी इंक्रीज होगी, एज अ रिजल्ट इजी स्टूल पास होगा, और इजी जो है ना इंटेस्टाइनल मोटिलिटी होगी, ज़्यादा इंटेस्टाइनल मोटिलिटी होगी। इसके एग्जाम्पल है मिथाइल नाइट्रोक्सोन और एल्वीमोपैन। ठीक है, ये थे आपके पास लेक्सेटिव्स, बल्क फॉर्मिंग, स्टूल सॉफ्टनिंग, ऑस्मोटिक, स्टिमुलेंट, क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर, ओपियोइड रिसेप्टर एंटेगनिस्ट। ये टेबल बहुत अच्छा है कि इसके अंदर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी दिया हुआ है, एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। बाकी आप एक एक लाइन साथ साथ पढ़ते जाएं बुक में से, टेक्स्ट में से, और उसको याद करते जाएं। ठीक है, मतलब एक्सप्लेन तो आप लोग लाइंस में कर देंगे, लेकिन याद करने के लिए एक एक लाइन भी बहुत है। जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ना, दो दो पॉइंट्स में भी लिखा पता होना चाहिए, बाकी तो आप लिख ही लेंगे। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, अब लास्टली दो डिजीजेस रह गई हैं आपके पास, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में इट इज़ बेसिकली टू डिजीजेस आती हैं इसके अंदर, क्रोन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस। और क्रोन्स डिजीज में ये होता है कि पैची इंटेस्ट, आपकी जो पूरी इंटेस्टाइन है उसमें से कोई कोई पार्ट्स जो है ना, या तो आइलियम मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है, सिग्मॉइड कोलन हो सकता है, या स्मॉल इंटेस्टाइन के कोई कोई दरम्यान दरम्यान में से उसके पार्ट्स हो सकते हैं, जेजुनम हो सकता है। उनमें आपके पास क्या कहते हैं उसे, एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन होती है, वहाँ पे अल्सर्स बनते हैं, और इन्फ्लेमेशन होती है, बेसिकली इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। हाँ, पेशेंट प्रेजेंट करता है हमारे पास डायरिया के साथ और एब्डोमिनल पेन के साथ, और रेक्टल ब्लीडिंग भी हो सकती है, लेकिन वो अल्सरेटिव कोलाइटिस में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू क्रोन्स। अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है कि
रेक्टम से जो है ना रेक्टल म्यूकोजा इन्वॉल्व होता है, सिग्मॉइड कोलन, और उससे पीछे बाकी ऊपर भी कोलन जो है ना वो सारी इन्वॉल्व होना शुरू हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। बेसिकली होता यही है कि इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, अल्सर्स बनते हैं, साइनसेस फिस्टुलास भी बन सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ एक्सटेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन की वो कितनी ज़्यादा हो रही है। ठीक है, और पेशेंट प्रेजेंट करता है हमारे पास डायरियाज, अब्डोमिनल पेन, वेट लॉस भी हो सकता है क्योंकि डायरिया हो रहा है ना, डायरिया हो रहा है, पेशेंट उतना खा नहीं रहा तो वेट लॉस हो सकता है। उसके बाद एब्डोमिनल पेन होती है और रेक्टल ब्लीड भी हो सकता है। इसके लिए हमारे पास एजेंट्स हैं ट्रीट करने, क्योंकि ये जीआईटी की डिजीज़ है इसलिए हम इससे इसकी ड्रग्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी ड्रग्स हैं आपके पास। नंबर वन है ओरल 5 अमाइनो सब सेलिसिलेट्स हैं। फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं। फिर इम्यूनोसप्रेसेंट्स, इम्यूनोसप्रेसेंट्स और इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स इसलिए क्योंकि कहा ये जाता है कि ये इम्यून रिलेटेड डिजीज़ है। ठीक है, इसकी इटियोलॉजी अभी तक डिफाइंड नहीं है कि क्या इसका असल कॉज है, लेकिन ये इन्फ्लेमेशन देखी गई, इन्फ्लेमेशन होती है तो वह इन्फ्लेमेशन वाले एस्पेक्ट को देख के ही हमने इसकी ड्रग्स डिज़ाइन की हैं। एक बात हो गई। दूसरा मैं क्या कहने लगी थी, दूसरा मुझे ये कहना था कि हाँ, कि इम्यून रिलेटेड डिजीज तो हमारे पास वो वाली सारी ड्रग्स हैं, और इनका इनका ना बहुत ज़्यादा डिटेल इनकी करने की ज़रूरत नहीं है। बस इनके आपने ड्रग्स के नाम याद करने होते हैं क्योंकि वो एसक्यूज में आ जाते होते हैं। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आपके पास इन्फ्लेमेशन कम करती हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट्स भी जो इम्यून रिलेटेड रिएक्शन हो रहा है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव उसको ब्लॉक करेंगे। उसमें टीएनएफ अल्फा रिसेप्टर्स इनहिबिटर्स होते हैं, उसके बाद अल्फा 4 इंटेग्रिन इनहिबिटर्स होते हैं, इंटरलूकिन 12 23 इनहिबिटर्स होते हैं। स्कैटुलुमाब इसकी एग्जांपल है। इसके अलावा इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स होते हैं, एजाथायोप्रिन, 6 मरकेप्टोप्यूरिन और मीथोट्रेक्सेट, कि ये भी आपके पास जो एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा हो रही है उसको रोकते हैं। ठीक है जी, तो ये 4 क्लासेस ऑफ ड्रग्स हैं फॉर आपके इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। समझ आ गई? जी मैम। जो 5 यस मैम। 5 अमाइनो सैलिसिलेट्स है ना, इनका भी एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी इम्यूनोसप्रेसिव रोल होता है इनका भी। ठीक है, जो एक्सेसिव इम्यून रिएक्शन हो रहा है और एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन होता है उसको ब्लॉक करते हैं। अच्छा, लास्टली है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या होता है कि अगर हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में कोलोनोस्कोपी करें और सारी इंटेस्टाइन्स को देखें तो वो बिल्कुल ठीक होती हैं, बज़ाहिर कोई लीजन नहीं होता इंटेस्टाइन्स में, लेकिन पेशेंट या तो उसको बार बार डायरिया रहता है या उसको बार बार एक्सेसिव जो है ना वो कॉन्स्टिपेशन रहती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे किसी के साथ सी लिखा हुआ है, किसी के साथ डी लिखा हुआ है, क्योंकि आईबीएस कॉन्स्टिपेशन डोमिनेंट भी हो सकता है और डायरिया डोमिनेंट भी हो सकता है। ठीक है, और ज़्यादा इसका इसका भी कॉज अननोन है, इटियोलॉजी नहीं पता, लेकिन इट इज़ सेड कि ये साइकोजेनिक होता है। ठीक है, मतलब कि कुछ साइकोलॉजिकल इसमें कॉज हो सकती है क्योंकि कोई फिजिकल लीजन नहीं है, कोई स्ट्रक्चरल या फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी इंटेस्टाइन्स की नहीं होती, लेकिन आपके पास पेशेंट प्रेजेंट करता है कॉन्स्टिपेशन या डायरिया के साथ, यही मेन पेन होती है, या उसके साथ वो हो सकता है एब्डोमिनल पेन हो सकती है ऑन एंड ऑफ। इसके अलावा एक और चीज़, हाँ, जिस जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है वो ये होता है कि आईबीएस में नॉक्टर्नल डायरिया नहीं होता, सिर्फ दिन के टाइम पे जब पेशेंट जागा हुआ होता है सिर्फ उस वक्त या तो उसे कॉन्स्टिपेशन हो रही होती है या उसे डायरिया हो रहा होता है, इस वजह से ही ये कहा जाता है कि ये साइकोजेनिक है। अगर कोई मसला इंटेस्टाइन के लेवल पर होता तो वो नींद के साथ तो उसका रिलेशन ना होता ना, फिर तो नींद बंदा जाग रहा है या सो रहा है वो लीजन तो प्रेजेंट है इंटेस्टाइन में, तो कॉन्स्टिपेशन भी रहती है, डायरिया भी रहता। हार्डियस में ऐसा नहीं होता। इसकी ड्रग्स हैं आपके पास लीना क्लोटाइड, लूबिप्रोस्टोन, अभी क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर जो हमने ऊपर पढ़ी है वही है। उसके बाद एलोसिट्रॉन है, 5-HT3 रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट, सेरोटोनिन का एंटेगोनिस्ट है, वुमेन विद सीवियर आईबीएस डायरिया में देते हैं। फिर इलक्साडोलिन देते हैं, वो डायरिया डोमिनेंट में ही क्योंकि ये ओपियोइड रिसेप्टर का एगनिस्ट है। अभी मैंने ऊपर एंटी क्या लेग्जेटिव्स में बताया था कि एंटेगनिस्ट उसका देंगे कॉन्स्टिपेशन में, तो एगनिस्ट दे दिया डायरिया में। समझ आ गई? रिफाक्सिमिन वेरी ये अब और डिजीजेस में भी यूज हो रही है कॉमनली, जो बाकी डायरियाज हैं उनमें भी।
अगर हमें प्रूव हो जाए कि वो इन्फेक्शियस नहीं है तो हम उस डायरिया में रिफाक्सिमिन भी दे देते हैं। लेकिन आईबीएस के डायरिया में भी रिफाक्सिमिन यूज होता है और ये करता क्या है कि बैक्टीरियल लोड को कम करता है। ठीक है जनाब। फिर है डाइसाइक्लोमीन और हायोस्केमिन। ये दोनों हैं एंटी मस्करेनिक्स हैं। जीआई मोटिलिटी को कम करते हैं, जीआई स्पैज्म को कम करते हैं, जीआई के स्मूथ मसल्स पे एक्ट करते हैं। डाइसाइक्लोमीन और हायोस्केमिन कॉन्स्टिपेशन डोमिनेंट या डायरिया डोमिनेंट आईबीएस दोनों में दे सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स इनके, क्योंकि ये जीआईटी पे ऐड करी है तो ऑलमोस्ट सारी ड्रग्स ही जो कॉन्स्टिपेशन, जो डायरिया डोमिनेंट में दे रहे हैं वो कॉन्स्टिपेशन नोजिया वॉमिटिंग कराती हैं। जो कॉन्स्टिपेशन डोमिनेंट में देनी है वो डायरिया एब्डोमिनल पेन फ्लैचुलेंस इस तरह की कंडीशंस करा रही होंगी। ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक के अपने एडवर्स इफेक्ट होते हैं, ब्लरी ड्राउजीनेस होती है, ब्लरी ब्लड विजन होता है, ड्राई माउथ होता है, यूरिनरी रिटेंशन होती है, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की ड्रग्स। जी अब बताएं, कुछ पूछना है?